नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम प्रधानमंत्री के द्वारा कल दिए गए लोकसभा में भाषण का आज उसका विस्तृत तौर पर विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या चीजें बताई और क्या वो चीजें भूल गए जो हद तक किसान जानना चाहता है। वो चीजें प्रधानमंत्री ऊपर के भाषणों का उपयोग करके वो हकीकत जो उन्हें बोलना चाहिए वो भूल गए हैं। आज हम उसका विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या बात थी जो पीएम नहीं बोले संसद में। स्कूल की परीक्षा में कई छात्र प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर के नाम पर पन्ना भर देते हैं, घंटी बजने तक लिखते रहते हैं, पन्नों को भरते रहते हैं। इसी तरह के छात्र कभी स्वीकार नहीं करते कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं है। कई बार उन्हें प्रश्न भी समझ में नहीं आता, बस खाली पन्ना जहां तक दिखता है वहां तक लिखते चले जाते हैं। यह उदाहरण के लिए इसलिए दिया ताकि आप संसद के दोनों सदनों में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को ठीक से समझ पाएं। दोनों भाषणों में कृषि कानूनों के संदर्भ में उनकी बातों को एक जगह रखें तो आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं जो पिछले 7-8 महीने से चले आ रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान उठाए गए हैं। लेकिन पहली नजर में पूरा भाषण सुनकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों के संदर्भ में सारे जवाब दे दिए गए हों। उस विद्यार्थी की तरह जिसे या तो प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, या प्रश्न ही समझ नहीं आया, या फिर उत्तर ही नहीं देना था, बस पन्ना भरकर बाहर आ जाना था। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में वही किया। दोनों भाषणों में कहीं भी आढ़तिये या बिचौलिए शब्द का जिक्र नहीं है। लोकसभा के भाषण में एक जगह मिडिल मैन का भी जिक्र उन्होंने किया था, मगर वो इस कानून के संदर्भ में फिट नहीं बैठता है। पर भाषण में प्रधानमंत्री अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उससे जुड़ी आशंकाओं पर कुछ नहीं बोलते हैं। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री भंडारण को लेकर बने कानून और इस सेक्टर को चंद उद्योगपतियों के हाथ सौंप देने की आशंकाओं के बारे में नहीं बोलते हैं, यहां तक उस पर कोई जिक्र नहीं करते। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री कहीं कहीं बोलते हैं कि प्राइवेट बाजार में उन्हें कीमत किस आधार पर मिलेगी, बस कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। ये नहीं बताते कि मंडी के सामने खुलने वाली प्राइवेट मंडियां भी जारी रहेंगी या नहीं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जोर देकर कहते हैं कि जबरन कानून नहीं थोपा गया है, ये एक विकल्प दिया है, लेकिन इसका जवाब नहीं देते कि नए विकल्पों में किसानों को दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिलेगा या मिल सकता है या नहीं मिलेगा। सरकार और किसान नेताओं के बीच 10 दौर से अधिक की वार्ता हो चुकी है। क्या इस बातचीत में किसानों ने कहीं भी कोई ऐसी आपत्ति या आशंका नहीं जताई होगी जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकते थे? प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं के भाषण के बारे में कहा कि उनमें मंशा अधिक थी, तत्व कम थे। इंटेंट की बात हुई लेकिन कंटेंट की नहीं बात हुई। इस तरह से वो सारे भाषणों को सिरे से नाकार देते हैं। जिन भाषणों के बारे में शुरू करते हुए कहते हैं कि अच्छी चर्चा हुई, लोकसभा में राज्यसभा की तारीफ कर रहे थे, तो वहां के किसी सांसद ने कोई विशिष्ट आपत्ति उठाई होगी, उसी का जवाब दे देते। प्रधानमंत्री विपक्ष के भाषण को धारणा से ग्रसित बताते हैं और खुद धारणा से ग्रसित होकर विपक्ष पर जवाब देने लगते हैं। दोनों भाषणों को सुनकर यही लगा कि प्रधानमंत्री कुछ नया नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो सरकार पहले दिन से इस आंदोलन के जवाब में कह रही है, वही कह रहे हैं जो सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू होने से पहले कह रही थी और बातचीत के दौरान और बाद में कहती वही बात आई है। प्रधानमंत्री छोटे किसानों के लिए लाया गया कानून बताते हैं, मगर कानून के बारे में बात नहीं करते। वे कानून को बचाव तो करते हैं, लेकिन कानून की धाराओं की खूबियां बताते हुए बचाव नहीं कर पाते हैं। सरकार के दूसरे फैसलों से पन्ना भरते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड नाम जोड़ देते हैं, यूरिया, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित कई तरह की योजनाओं को गिनाने लगते हैं, जबकि इनमें से हर एक योजना पर अलग अलग से बात हो सकती है और इनके सीमाओं और कमियों के बारे में बात हो सकती है। इनमें से कुछ विवादित भी हैं और दावों में भी सफल नजर आती है। प्रधानमंत्री बेहद चतुराई से सभी योजनाओं की सफलता असफलता को अपनी भाषण से ढक देते हैं। सफल भी हो जाते हैं क्योंकि किसी सामान्य पाठक या दर्शक के बस की बात नहीं है कि वो उन तथ्यों की जांच कर प्रधानमंत्री के स्कूल के उस परीक्षार्थी की तरह पन्ना भरे जा रहे थे
पूरा भाषण इस ढांचे पर आधारित था कि इतना बोल दो कि तथ्यों की जांच करने वाला भी हाँफ जाए और खबर छापने और लिखने का समय निकल जाए। मीडिया के जमाने में आप अगले दिन भी उन दावों की समीक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे जो भी कहते हैं वो एक तरफा और निर्विरोध छपता चला जाता है और दर्शकों के बीच वही पहुंचता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की निजीकरण की जोरदार वकालत की है। बाबूशाही पर हमला करते हुए वो कहते हैं कि बाबू अगर देश के हैं तो युवा भी तो देश के हैं। संपदा सृजन करने वालों की बात करते हैं जो नौकरियां दे सके। इस काम में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कैसे रुकावट बन रही हैं ये नहीं बताते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निजीकरण से कितना को रोजगार मिलेगा ये कोई नहीं बताता है। एक आंकड़ा रख देते हैं कि उनकी सरकार में जितनी भी कंपनियों का निजीकरण हुआ है उनमें नौकरियां बढ़ी हैं या घटी हैं। रोजगार के नाम पर निजीकरण के फैसले के बचाव में पन्ना भर कर निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में उनके समर्थक आज भी निजीकरण के विरोध पर भारी पड़ जाएंगे। जिन कंपनियों में निजीकरण का विरोध हो रहा है वहीं पर मतदान हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जीत जाएंगे। ऐसा विरोध करने वाले ही कहते हैं कि उनकी कंपनी के भक्त समझ नहीं रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने रोजगार के आंकड़े नहीं दिए हैं। यह ठीक है कि बेरोजगारी में वे लोकप्रिय हैं और नौकरी नहीं देने पर भी वोट उन्हीं को मिलता रहा है, लेकिन तब भी यह सवाल उठता है कि 2019 के चुनाव से पहले 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के आंकड़े की रिपोर्ट के साथ क्या हुआ था। रोजगार के आंकड़े देने की व्यवस्था बनाने की बात की गई थी जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला और शायद भविष्य में भी पता नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के भाषण का लिखा हुआ हिस्सा आप राज्यसभा और लोकसभा की वेबसाइट की टीवी पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कई मिनट तक वो भारत क्या है, भारत के बारे में क्या सोचा जा सकता है, इन सब पर बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे विश्वविद्यालय को वाद विवाद प्रतियोगिता में भूमिका बांधी जाती है, भारत पर विचार से समा बांधते हैं ताकि लोगों को लगे कि किसी दार्शनिक का बयान आ रहा है। प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से अजेय हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है उन सवालों का जवाब देना जो जरूरी है। लेकिन जिन भाषणों से वो चक्रवर्ती होकर निकले हैं उन्हीं भाषणों में वो कई बार घिरते नजर आते हैं और किसान देखते रह जाता है कि आखिर उनको जवाब नहीं मिला और वो घुमावदार लच्छेदार बातों के बारे में श्रोता को पता नहीं चल पाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सच है। और आज के ज़माने के मीडिया में जिस तरह से बंटवारा हुआ है वो मीडिया आपको दिखाता भी नहीं है। ऐसी बातें कब कही जाती हैं, क्यों कही जाती हैं, इसका सच किसी को नहीं पता होता है क्योंकि बातों के मतलब भी दो होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा। वैसे आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का लोकसभा में और राज्यसभा में दिया गया भाषण? क्या किसानों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है? इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसान आंदोलन को अब कैसे अंतिम रूप दिया जाए इस पर भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना चाहिए। जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया भर की खबरें सबसे पहले आपको मिले। इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं
वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.